हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास है इकोनॉमिक्स के बारे में। इसका जो बेसिक हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही खास वीडियो आज का होने वाला है। आप सभी तमाम छात्र छात्राएं इस वीडियो को गौर से देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के अच्छे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास छात्रों हम लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, अर्थशास्त्र का अध्ययन का जो स्तंभ है, अर्थशास्त्र के जो खास खास पहलू है, इसके जो मुख्य बिंदु हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। इकोनॉमिक्स की अलग अलग परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दिया है। किसकी परिभाषा का क्या सेंस है, किसमें कौन से शब्द आए हैं, किस विद्वान ने किस परिभाषा की आलोचना की है, इन तमाम चीज़ों को आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले छात्रों, आज हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र सबसे पहले क्या है, से शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है, इसका आंसर अगर आप ढूंढेंगे तो अर्थशास्त्र एक विषय है। ठीक है, यह एक विषय है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसका परिचय हम लोग देखते हैं। अर्थशास्त्र को दो भागों में जब आप बांटेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ जोड़ शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है रुपया, पैसा, धन, दौलत, संपत्ति इत्यादि, और इसका सीधा आप संसाधन कह सकते हैं। संसाधन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है। और शास्त्र का मतलब ज्ञान की शाखा या विज्ञान या अध्ययन। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है ज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह इकाई जिसके अंतर्गत रुपया, पैसा, धन, दौलत, संसाधन इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। बस अर्थशास्त्र की सीधा परिभाषा अगर आप पढ़ें तो इसका परिभाषा यह होता है, अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुपया, पैसा, धन, दौलत, मानव कल्याण, सेवा, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि जैसे आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। उसी विज्ञान को, उसी शास्त्र को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ये तो अर्थशास्त्र की परिभाषा हो गई हिंदी में। इसका देखिए इकोनॉमिक्स को जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषा दी है। सबसे पहले इसका ओरिजिन हम लोग देखते हैं। ओरिजिन का मतलब इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, किस विद्वान ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इकोनॉमिक्स जो इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, ये असल में ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसको ओइकोनोमस पढ़ा जाता है। ओइको जोड़ नोमस, OIKONOMIA, इकोनोमिया। यह जो है एक शब्द है इकोनोमिया ग्रीक भाषा में, जिससे बना हुआ है इकोनॉमिक्स। इसको जब दो खंड में बांटेंगे, ठीक है, तो एक का शब्द का अर्थ, एक जो शब्द होगा वो ओइको होगा, और दूसरा होता है नोमस। इसी को नोमिया कहा गया है, यहाँ नोमिया या नोमस। ये दोनों शब्द से मिल करके ओइकोनोमिया शब्द बना है ग्रीक भाषा का, और इससे जो इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बना हुआ है। ठीक है, ओइको का अर्थ होता है गृह। इसको हिंदी में हम लोग गृह कहेंगे। ग्रीक भाषा में जो ओइको शब्द है, उसको जब हिंदी में आप अनुवाद करेंगे तो गृह इसका अर्थ हो जाएगा। नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन, प्रबंधन। ठीक है, गृह का मतलब हाउस, हाउस मतलब भी घर होता है। प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट भी होता है। मैनेजमेंट यानी मैनेजिंग करना, मैनेजमेंट यानी कुल मिलाकर देखें तो हाउस मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंधन करना। ओइकोनोमिया का अर्थ होता है शास्त्र की वह शाखा, वह इकाई जिसके अंतर्गत गृह प्रबंधन करना सिखाया जाता है। गृह में एक गृहिणी जो महिला होती है, जो घर को संवारती है, कितना रुपए वह किचन में खर्च करेगी, किन वस्तुओं पर कितना पैसे बचाएगी, क्या काम करेगी, इसका एक प्रबंधन होता है। कुशल महिला जो है इन सारी चीज़ों से अवगत होती है। यह भी विद्या और एक ज्ञान की यह भी शाखा माना गया है। इसी को हम गृह प्रबंधन कहेंगे। इसको डोमेस्टिक मैनेजमेंट या हाउस मैनेजमेंट भी कहेंगे। और इसी से जो है कि इकोनोमिया से मिलकर इकोनॉमिक्स बना हुआ है। इसका भी अर्थ वही होता है जो अर्थशास्त्र का अर्थ होता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है हमने वह देखा।
अब देखते हैं ओरिजन। ओरिजन का मतलब इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। तो देखिए अर्थशास्त्र बहुत ही पुराना विषय है, भले ही इसका पठन पाठन बहुत बाद में हुआ। ये जो है सैमुअल्सन ने इसके बारे में बताया था कि कला विज्ञान में जितना भी सामाजिक विज्ञान किया जाता है, पढ़ा जाता है, उस सामाजिक विज्ञान में सबसे प्राचीन जो है कि सबसे प्राचीन विद्या अगर कोई है, सामाजिक विज्ञान की सबसे प्राचीन शाखा, तो अर्थशास्त्र को बताया है। और विज्ञान में सबसे नवीनतम शाखा के रूप में अर्थशास्त्र को माना है, अर्थात सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। यह सैमुअल्सन ने कहा था अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में अगर हम देखें तो ये तो सैमुअल्सन हाल फिलहाल की बात है, आधुनिक युग की बात है। ओरिजिन इसकी शुरुआत जब सृष्टि काल में जब शुरुआत हुई, जब लोगों ने उद्योग धंधे कल कारखाने करने शुरू किए, लेन देन किसी किसी वस्तुओं का करना शुरू किया, तभी से उनकी आर्थिक क्रियाकलाप शुरू हो गई। तभी से अर्थशास्त्र के सारे नियम, अर्थशास्त्र के सारे सिद्धांत उसी समय से प्रचलन में आ गए। लेकिन एक विषय के रूप में उसे मान्यता बहुत बाद में मिला। अरस्तु का संबंध इससे माना जाता है। अरस्तु एक यूनानी विद्वान थे। अरस्तु का नाम कौन नहीं जानता है, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े विद्वान थे। इनको इंग्लिश में एरिस्टोटिल कहा जाता है और इनको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो ये अरस्तु महोदय ने एक किताब लिखी थी पॉलिटिक्स। ठीक है, इस किताब का नाम था पॉलिटिक्स। इसी पॉलिटिक्स नामक किताब में अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात अर्थशास्त्र के बारे में विधिवत शुरुआत अगर किसी विद्वान ने किया है तो अरस्तु महोदय ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में किया है। अर्थात वहाँ से इसकी उत्पत्ति शुरू होती है। आपको याद होगा कि चाणक्य महोदय ने भी अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, यानी आज से 400 ईस्वी पूर्व में। लगभग 400 ईस्वी पूर्व का मतलब आज से लगभग 2400 साल पहले, 2500 साल पहले चाणक्य ने एक किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो उन्होंने जो अर्थशास्त्र नामक किताब लिखा था, वो अर्थशास्त्र कोई विषय नहीं थी, बल्कि वो एक पुस्तक का नाम था। उसमें राजनीतिक तौर तरीकों के बारे में, राजा का शासन कैसे होना चाहिए, प्रजा कैसे खुशहाल सकुशल रहेगी, इत्यादि चीज़ों के बारे में चाणक्य ने जो है कि पुस्तक में उस चीज़ों को लिखा, लेकिन उसका नाम केवल दे दिया अर्थशास्त्र। तो नाम दे देने से वो विषय नहीं हो गया, विषय वस्तु उसका राजनीति से प्रेरित था, इसलिए वो पॉलिटिक्स की चीज़ें ज़्यादा थी, आर्थिक चीज़ों का बखान उसमें कम था। इसलिए चाणक्य के द्वारा लिखे हुए पुस्तक को हम अर्थशास्त्र को विषय नहीं मानते हैं, बल्कि पुस्तक मानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। अर्थशास्त्र का जनक कुछ लोग अरस्तु को भी मान देते हैं, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ क्या थे, कौन थे, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। एडम स्मिथ जो है ब्रिटेन के रहने वाले, इंग्लैंड के रहने वाले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इनका जन्म 1723 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था और मृत्यु इनका 1790 ईस्वी में ही ब्रिटेन में हुआ था। यह क्यों प्रसिद्ध है, तो इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक पुस्तक लिखी थी। यहाँ हम लिख देते हैं, पूरा इसका लंबा नाम है, लेकिन वेल्थ ऑफ नेशन जो है इसे शॉर्टकट में इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का जिक्र हम लोग करते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस। यह किताब उन्होंने 1776 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था ब्रिटेन में, और इस पुस्तक ने पूरी दुनिया में जो है अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के रूप में एडम स्मिथ को संस्थापक के रूप में मान लिया था। यह पुस्तक बहुत ही युग परिवर्तन कह सकते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में जो है कि अर्थशास्त्र के बहुत सारे नियम, तौर तरीके, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि से रिलेटेड अर्थशास्त्र के सारे चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन दिया गया है। और इसके पहले और भी बहुत सारे विद्वान थे जो अर्थशास्त्र में थोड़ा बहुत पहलुओं को छुआ है, लेकिन विशेष रूप से अर्थशास्त्र को समर्पित होकर के अगर किसी ने रिसर्च या किसी ने थ्योरी का सृजन अगर किया है तो वो एडम स्मिथ ने किया है। इसीलिए हम एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक मान लेते हैं।
अर्थशास्त्र का जनक हम मान लेते हैं किनको? एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र के भी जनक एडम स्मिथ, सीधे अर्थशास्त्र के भी जनक एडम स्मिथ। इनका जन्म 1723 में हुआ था, मृत्यु 1790 में। 1776 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इसी पुस्तक में उन्होंने एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी, जो परिभाषा आमतौर पर सभी विद्यार्थी और छात्र शिक्षक सारे बोलते हैं। वह परिभाषा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, यानी धन का विज्ञान कहा था किसने? एडम स्मिथ ने। किसको? अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। और उन्होंने अर्थशास्त्र की एक नए सिरे से, नए तरीके से एक अच्छी परिभाषा दी थी वेल्थ ऑफ नेशन में, तभी से हम लोग इसे मान लेते हैं। ठीक है। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि एडम स्मिथ को बहुत सारे विद्वानों ने इनके इस परिभाषा की आलोचना की है। जैसे मार्शल महोदय का कहना था, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन करता है, मानव कल्याण का अध्ययन का विषय ही अर्थशास्त्र है। वह धन पर, मतलब धन का विज्ञान है, इस पर बहुत ही कटु आलोचना उन्होंने की है। एडम स्मिथ की बहुत हिनाई उन्होंने किया है क्योंकि इनके परिभाषा में धन पर विशेष जोर दिया गया। हम लोग वो भी जानेंगे एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र की परिभाषा में किन किन बातों को ध्यान दिया गया, क्या क्या प्रमुख तथ्य थे उसकी। अगर आलोचना अगर दूसरा विद्वान कर रहा है तो उनका क्या थॉट था, वो परिभाषा किस हिसाब से देते हैं, क्या कमियां इसमें निकालते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान कहा और मार्शल ने मानव कल्याण का विज्ञान किया। वही रॉबिन्सन नाम के एक विद्वान आए तो उन्होंने भी मार्शल के अर्थशास्त्र की धजिया उड़ा दी। मतलब धजिया क्या उड़ाना, कहने का मतलब उसकी आलोचना की। तो रॉबिन्सन महोदय ने कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, तो इसकी भी कुछ आलोचना हुई। उसके अलावा बॉल्डिंग, सैमुअलसन, अलग अलग विद्वानों ने, हिक्स और भी जे स्मिथ, बहुत सारे विद्वान थे छोटे बड़े जिन्होंने अलग अलग ढंग से अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। सबसे मानक परिभाषा कौन सी है जो सबसे प्रचलित है, जिसे बेधड़क हम लोग मान सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बेस्ड है आज का हमारा क्लास। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उन सभी चीज़ों को समेटेंगे तो, इसलिए छोटे छोटे वीडियो हम लोग पार्ट बाय पार्ट बना बना करके आपको वॉल्यूम नंबर पार्ट नंबर 1 2 सीरीज में, और साथ की सीरीज में नंबर 1 नंबर 2 3 करके देंगे। ये पहला वीडियो है इस सीरीज का। इसे देखने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह देखते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको अर्थशास्त्र से संबंधित परिभाषाएं, उसके विषय वस्तु, उसके महत्व, उसकी उपयोगिता, उसके क्षेत्र, उसकी प्रकृति, उसके प्रकार, उसके मतलब उसके बारे में सारी डिटेल्स हम लोग अलग अलग क्लास में, अलग अलग छोटे बड़े वीडियो में हम लोग समेटेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग इससे फिर आगे हम लोग जानते हैं कि एडम स्मिथ, ये जो अर्थशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, इस अर्थशास्त्र की दो जो है कि शाखा है। इकोनॉमिक्स को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है इकोनॉमिक्स को। अर्थशास्त्र के दो भाग हैं। पहला भाग को कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। इसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं या इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, इसलिए इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कह सकते हैं या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा होना, यानी इसको हिंदी में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे या वृहत अर्थशास्त्र भी हम लोग कहेंगे। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या फ़र्क है। तो व्यष्टि सूक्ष्म, जैसे ही नाम से पता चल रहा है, सूक्ष्म का मतलब छोटा होना। जब हम किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी फर्म, किसी एक छोटी इकाई को आधार मान करके जब उसके हम आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करते हैं, जब एक सूक्ष्म, एक छोटे चीज़ों का हम बेस मान के उसके आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है।
समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है बृहत रूप से, बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय स्तर पर, एक बड़े मास लेवल पर जब हम आर्थिक नियमों को लागू करने या उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र। उदाहरण स्वरूप देखिए, जब किसी एक उपभोक्ता की बात करेंगे कि वो वस्तु खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, उसकी रुचि, उसका मतलब क्रय शक्ति, उसकी आदत, उसकी मतलब हॉबी, इसके आधार पर वो वस्तु लेता है नहीं लेता है, एक उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत का जब हम अध्ययन करें तो किसी एक व्यक्ति, किसी एक इकाई, किसी एक फर्म की बात होगी। इसलिए वैसे चीज़ों को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जब हम पूरे देश के बारे में बात करें, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, एक बड़े मास लेवल पर किसी इशूज को, आर्थिक चीज़ों को जब हम उठाएं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय कहलाता है। अब समझना है इसकी परिभाषा तो आपने देखी, अब हमको समझना है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार, एक इकाई, एक यूनिट, इसका अध्ययन आता है। और समष्टि के अंतर्गत पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व, इस सब के बारे में जब हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र है। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो संस्थापक हैं, उनका नाम रेगनर फ्रिच है। हालांकि कहीं कहीं आपको लिखा हुआ यह भी मिलेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ को भी माना जाता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ही अर्थशास्त्र की पहली शाखा है और ये शुरू से इसी शाखा का अध्ययन अध्यापन किया जाता रहा है। 1929 ईस्वी में जो आर्थिक मंदी आया था, 33 में ख़त्म हुआ, उस आर्थिक मंदी के वजह से बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने गहन अध्ययन किया और उसके बाद में जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई। जे.एम. किन्स नाम के एक विद्वान थे, वो भी ब्रिटेन के ही रहने वाले थे, उनका नाम था जे.एम. किन्स, ठीक है, जे.एम. किन्स। ये जो जे.एम. किन्स थे, जॉन मेनार्ड किन्स इनका पूरा नाम हुआ। तो इन्होंने 1933 ईस्वी में अर्थशास्त्र की एक नई शाखा की खोज की, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक को हम जे.एम. किन्स के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र के ये दूसरे विद्वान थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। और रेगनर फ्रिच और एडम स्मिथ दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक हो सकते हैं या जनक हो सकते हैं। देखिए, असल में ऐसा क्यों, तो अर्थशास्त्र जिस समय शुरू में अर्थशास्त्र ने, एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में जब वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखा और धन का विज्ञान कहा, तो उस समय मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे थ्योरी नहीं थे। उस समय जो भी थ्योरी अवेलेबल थे वो सारे माइक्रो से मेल खाते थे, यानी इकोनॉमिक्स का सारा दारो मदार जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स तक ही सीमित था। उस समय मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में विशेष कोई नॉलेज नहीं था, ना उसके बारे में कोई खोज खबर थी। इसलिए इकोनॉमिक्स की ये पहली शाखा है और इसी पर बेस्ड था, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमिक्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग अर्थशास्त्र की मुख्य शाखा कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह पूर्ण रोजगार के सिद्धांत को मानता है। पूर्ण रोजगार का मतलब, कहने का मतलब कि उत्पादन स्वतः मांग निर्धारित कर लेता है। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। हर आदमी अगर दो हाथ पैर लेकर खड़ा हुआ है, धरती पर आया है, तो वो जरूर किसी न किसी काम में संलग्न होगा, वो बेरोजगार नहीं रह सकता है। ये सारी जो मान्यता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, उसमें बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैक्रो में हम पढ़ते हैं वो सब चीज़ें गौण था ही नहीं। लेकिन 1929 ईस्वी में जब विश्व आर्थिक मंदी आया, बहुत बड़ा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया, बहुत सारे देशों की कमर टूट गई, उद्योग धंधे, कल कारखाने, सार खेती गृहस्थी, सब चीज़ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। तो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने मिल करके यह अध्ययन किया कि भाई जब सारे लोग रोजगार में हैं तो फिर बेरोजगारी कैसे बढ़ गई, गरीबी कैसे बढ़ गई, बहुत सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए, बहुत सारे चीज़ों को चुनौती मिली जो अब तक अज्ञात था। तो उन लोगों ने मिलकर नए सिरे से इसका पता लगाना, इसके कारण परिणामों पर चर्चा करना शुरू किया। तो नए एक पार्ट की खोज हुई जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जे.एम. किन्स के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरह अर्थशास्त्र के जनक, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक आप लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके आगे भी जानेंगे अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय वस्तु क्या है। देखिए, विषय वस्तु का अंतर्गत क्या होता है। विषय वस्तु यानी इसका पढ़ने का
पाठ्य सामग्री क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से विषय खासकर हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र कोई सीमित चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत एडवांस है, बहुत व्यापक है। यह समुद्र से गहरा और हिमालय से भी ऊंचा इसका जो है कि लेंथ है। यह छोटा चीज़ नहीं है, बहुत व्यापक है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ का भी अध्ययन किया जाता है और मतलब व्यापक से व्यापक चीज़ों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसलिए यह बहुत ही विस्तृत विषय है, लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत हम लोग कुछ खास चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो अर्थशास्त्र का विषय वस्तु कहलाता है। पहला है, हम लोग इसमें उत्पादन के बारे में जानते हैं। उत्पादन क्या है, उत्पादन के अंतर्गत कौन कौन से साधन की आवश्यकता होगी जिससे उत्पादन होगा, उत्पादन के नियम, उत्पादन के साधनों का नियम, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रोडक्शन कहते हैं, तो प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में उपभोग, उपभोग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उपयोग करना, उपभोग, इसको कंजप्शन कहा जाता है, कंजम्पशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का दूसरा जो विषय वस्तु है वो उपभोग है। एक अर्थशास्त्री ने कहा था कि किसी भी वस्तु का उत्पादन उपभोग के लिए होता है और उपभोग के फलस्वरूप फिर उत्पादन क्या होता है, प्रेरित होता है। इसलिए उपभोग उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर उपभोग ना हो तो उत्पादन का कोई मीनिंग नहीं रहा, और जब उत्पादन नहीं हो तो फिर उपभोग का कोई मीनिंग नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो लिखेंगे वो भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उत्पादन, उपभोग, और उसके बाद में विनिमय। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं। किसी वस्तु को देकर कोई दूसरी वस्तु ले लेना, ठीक है, या वो वस्तु देकर रुपए ले लेना, उस रुपए से अपने मनमाफिक कोई दूसरी वस्तु खरीदना, यह क्रिया विनिमय कहलाता है। यह एक आर्थिक क्रियाकलाप है, इसलिए इसका अध्ययन इकोनॉमिक्स में किया जाता है। उसके बाद में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। वितरण का मतलब होता है जब कोई चीज़ उत्पादित होता है तो उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए उसे वितरित करना पड़ता है। परिवहन के माध्यम से हो, प्रचार प्रसार के माध्यम से हो, लोगों के बीच पहुंचा कर हो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के अभाव में वह फिर इकोनॉमिक्स का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, और पांचवा होता है लोक वित्त। लोक वित्त का मतलब होता है सरकारें होती है, ठीक है, फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस इसको कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंस, ठीक है। तो सरकारें होती है जो बहुत सारे कार्य करती है, और उन कार्यों को करने के लिए सरकार को बहुत अधिक रुपए, पैसों, धन दौलत की जरूरत पड़ती है। तो उन रुपयों को कैसे, वो कहाँ से लेती है, तो जनता से लेती है, टैक्स के रूप में, कर के रूप में, जीएसटी के रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के रूप में। तो वो लोक वित्त के अंतर्गत आता है। यह भी अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यानी इन 5 चीज़ों के अध्ययन से ही हमारी अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है, और जगह जगह पर इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए चीज़ों का हम लोग अध्ययन मोटे तौर पर करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र जो है कि यह एक ऐसा विषय है जिसका अध्ययन जो है कि क्लियर नहीं है कि हाँ यह पूर्णतः यह कला के रूप में किया जाता है या विज्ञान के रूप में। इसके बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो विज्ञान को चुनौती दे देता है। मतलब विज्ञान के रूप में भी अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है और कला के रूप में भी अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है। तो कुछ विद्वानों ने इसे अर्थशास्त्र को कला का पार्ट समझा है, कुछ विद्वानों ने इसे विज्ञान का भी पार्ट समझा है। तो सैमुअल्सन ने इसी को लेकर अपनी परिभाषा दी थी कि सामाजिक विज्ञान में ये जो अर्थशास्त्र है, ये कला विज्ञान में सबसे प्राचीन विद्या और विज्ञान में सबसे नवीनतम विद्या, तथा सामाजिक विज्ञान में ये सभी सामाजिक विज्ञान की, सभी सामाजिक विज्ञान की ये अर्थशास्त्र रानी है। यानी यह कला के रूप में भी अध्ययन किया जाता है, विज्ञान के रूप में, दोनों के रूप में अध्ययन किया जाता है। हम लोग इसके प्रकृति जब पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र की प्रकृति, तो कुछ विद्वानों ने इसे कला के रूप में अध्ययन किया है, कुछ विद्वानों ने इसे विज्ञान के रूप में अध्ययन किया है, कुछ विद्वानों ने इसे दोनों माना है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही जाने कि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी उत्पत्ति
हुई कब, कैसे, अरस्तु, चाणक्य, एडम स्मिथ से जुड़े हुए फैक्ट हमने देखा। अर्थशास्त्र की जो 2 भाग है, दोनों भाग के जनक कौन है, दोनों में अंतर क्या है, यह हमने जाना। और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, लोकविद इत्यादि चीज़ों को हमने शॉर्टकट में जाना। यह जो है पहला पार्ट है इस सीरीज का। अब इसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे, इसे देखें, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको बेहिचक मिलते रहें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद छात्रों।